यानी आपके 34,80,000 रुपए 16.5 करोड़ रुपए बन गए, बिकॉज मार्केट इज द ओनली प्लेस विच कैन बीट एफडी। आप मुझे बताओ और कोई जगह ही नहीं एफडी बीट करने के लिए हमारे पास। और आप अगर उतनी पैसिव इनकम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो जिससे वो आपके कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो आप वेल्दी हो जाते हैं। मेरी ये थीसिस बन चुकी है कि जो एक्टिवली काम करेगा वो पैसा नहीं बना सकता। तो अब 4 करोड़ का घर है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बाथरूम बेच दूंगा तो मेरे को 10 लाख आ जाएंगे, या मैं एक बेडरूम बेच दूंगा तो मेरे को 2 करोड़ आ जाएंगे। बाद में कुछ सालों बाद देखा उन्होंने कि 100 करोड़ का घर तो 200 करोड़ हो गया, पर वो क्रिसिल के 100 करोड़ के शेयर जो उन्होंने बेचे थे वो 3400 करोड़ के हो गए। ये सारी चीजें ना मेंटल मैस्टरबेशन है, ठीक है। या आप सिर्फ ऑर्गेजम कर रहे हो पर मेंटली ऑर्गेजम कर रहे हो। ये एफएनओ में आज गंद मचा पड़ा है, मैं सॉरी वर्ड यूज करूंगा, स्किमिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, बहुत कुछ हो रहा है। नोबडी इज मेकिंग मनी। तो लास्ट 1 सालों में आपने ऑप्शन सेलिंग से कितना पैसा बनाया? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फिन पॉडकास्ट की एक नई सीरीज में आज हमारे साथ है संजय कथूरिया सर। कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया अमरीश जी, आप और कैसे? आज मैं बहुत बढ़िया सर। और आज इनसे ऑलमोस्ट पॉडकास्ट से पहले बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई, इन बिटवीन बहुत सारी बातें गई। मैंने कहा यार सर शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फ्लो मिस हो जाएगा, फ्लो जो है वो मिस हो जाएगा। तो वेलकम टू फिन पॉडकास्ट। थैंक्स सो मच अमरीश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, कई जगह आपने बहुत बातें करी हैं जिसमें नंबर्स बहुत हैं, जनरली सीआर्स में नंबर है, बट जब वो परसेंटेज में आप बात करते हैं ना, तो परसेंटेज आप बोलते हैं 2%, 3%। तो मेरा जनरल सवाल है कि एक ह्यूमन बीइंग जिसको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से या फिर फाइनेंस वर्ल्ड से पैसा बनाना है, कितना परसेंट उनके लिए रहेगा और कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? श्योर। देखिए पहले हम समझते हैं हमारे पास विकल्प क्या क्या है जी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो पहले तो उसको आपको ये समझना आपका जीवन का सबसे बड़ा करियर है वो। आप अगर 16 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से भी करते हो तो आप इसको 70-80 साल की उम्र तक करते रह सकते हो। ये ताकत है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो वो बात सही कहते थे कि हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, और अगर तब बुझा सकता था तो अब तो बहुत ही आराम से बुझा सकता है। तो स्टॉक मार्केट को एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह हमें देखना चाहिए, किसी को भी देखना चाहिए। उसमें क्या क्या डिफरेंट विकल्प होने वाले हैं उनके पास। उसमें उनके पास सबसे सिंपल विकल्प होने वाला है कि वो म्यूचुअल फंड करे। म्यूचुअल फंड में भी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। जैसे सबसे इजी म्यूचुअल फंड है पैसिव इनकम, पैसिव वाले जो फंड होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, मिड कैप, लार्ज कैप हो गया, निफ्टी 20 हो गए। तो ये हो गए पैसिव, जिसमें कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि उसको क्या करना है। इंडेक्स फंड, हाँ इंडेक्स फंड, जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनको लगता है मिड कैप चलने वाला तो मिड कैप का ले लिया, निफ्टी चलने वाला निफ्टी ले लिया, वैसे ले लिया। और ओवर इयर्स इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, एफडी से ऑलमोस्ट 1.25-2 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। फिर अगला लेवल आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही और एक्टिव फंड्स मैनेज कर देखते हो, स्मॉल कैप देखते हो, सेक्टोरल देखते हो। आपको लगता है कि यार अगले 10 साल में डिफेंस का सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ईवी बढ़ने वाला है, या फिर ग्रीन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपके एक बेट्स होते हैं, सेट ऑफ बेट्स होते हैं। तो आप कहते हो यार मैं कौन बैठ के आइडेंटिफाई करूंगा ईवी में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, इंफ्रा में कौन है, तो ये फंड मैनेजर बैठा है, तो मैं इसके थीमेटिक फंड्स, जिसको हम थीमेटिक फंड्स कहते हैं, थीमेटिक फंड्स में पैसा डाल देता हूँ। ये दूसरा एक तरीका हो गया। तीसरा हो गया कि आपने बहुत रिसर्च करके अपने आप को सक्षम करके आपने डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग चालू कर दी कि भाई मैं खुद समझ सकता हूँ, कंपनी का फंडामेंटल समझ सकता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकता हूँ, एक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो देख सकता हूँ, उसको एनालाइज कर सकता हूँ और एक बास्केट बना सकता हूँ, ठीक है। और चौथा हो गया फिर आप न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलने लगते हो, जिसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वॉरेन बुफे नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का है। तो जब आप उनके साथ खेलने लग जाते हो तो वो एक अलग लेवल का प्ले होता है। तो ये आपके सारे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आप एक स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई विकल्प है नहीं। अब अगर आप एक जर्नी पकड़ो तो मुझे ऐसा लगता है फेयर रिटर्न लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, उसका आंसर मेरे से ज्यादा कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं जी। वॉरेन बुफे से ऊपर तो इस मार्केट में कोई रहा नहीं, उनसे ऊपर कोई नाम नहीं। वो व्यक्ति ने 1965 से लेकर 2024 तक 19.8% पर एनम के हिसाब से पैसा कंपाउंड किया, ठीक है। जबकि वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, माना जाता है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड चलाता है। उनका एक शेयर आज 5 करोड़ रुपए का है, $6 लाख से ऊपर का एक शेयर है, हाँ, बर्कशायर हैथवे का, ठीक है। और $200 बिलियन कैश लेके बैठे हुए मोटा मोटी, और खुद 90 साल के हो गए, पिछले साल उनके पार्टनर की डेथ हो गई थी। तो अगर आप उन्हीं की जर्नी को बेसलाइन जर्नी माने तो वो राइट जर्नी है, उससे ज्यादा आइडियल जर्नी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो उन्होंने 19.8% पे कंपाउंड किया पैसा, पर कंपाउंड करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा नहीं कमाया, उन्होंने ज्यादा देर कमाया, ठीक है। तो हमारे बीच में आजकल क्या लालच हो गया है कि ज्यादा कमाते हैं,
यार मेरा 100 रुपया ना 200 रुपया बन जाए एक साल में, फिर 200 का 400 बन जाए, 400 का 800 बन जाए। ये चाइनीज मैथमेटिक्स कहता हूं मैं इसको। जैसे चाइनीज सामान होता है ना जी ऐसे ये चाइनीज मैथमेटिक्स से टूट जाएगी, इमीडिएटली टूट जाएगी, अचीवेबल नहीं है। तो एक राइट अचीवेबल नंबर जो है वो मेरे हिसाब से 15 से 20% कंपाउंडेड रिटर्न अगर आप अपनी लाइफ में 25-30 साल तक बना लेंगे तो आपके पास इतनी वेल्थ होगी कि आपकी जनरेशंस आने वाली उस पैसे को खा सकती है। प्रॉब्लम क्या है अमरीश जी की पीपल आर नॉट रेडी टू वेट, दे वांट टू मेक मनी टुमारो, कल पैसा चाहिए उनको, हो सके तो आज ही चाहिए। तो यहां मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक राइट रिटर्न का फ्रेम जो है वो 15 से लेके 20% सालाना ओवर लॉन्गर। हाँ, उसमें कोई ऐसा फेज होगा जब 5-6 साल, अभी मैं आपको बताता हूं 2005 से लेके 2010 तक आपको पता है निफ्टी का कितना रिटर्न था? नेगेटिव था, 0, राइट, 0% रिटर्न था। करेक्ट, 5 साल 0% रिटर्न रहा है। और आप अगर उस टाइम पे अपना पेशेंस हार जाते और आपने पैसा विड्रॉ कर लिया होता तो जो बुल रन मिली वो आपको नहीं मिलती। 11 से 15 के बीच में काफी बड़ा है निफ्टी, 11 से 15 के बीच में भागा निफ्टी, ठीक है, फिर 15 से 20 के बीच में वापस कम रहा, फिर से डाउन हो गया, फिर 20 का वो क्रैश आया। तो आप है ना लाइफ को वो मतलब ये नहीं कह सकते, आप टाइम नहीं कर सकते चीजों को। अभी मैं पीछे बहुत अच्छी एक न्यूज पढ़ी कि सॉफ्ट बैंक दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, $100 बिलियन का फंड रखते हैं, एक फंड उनका $100 बिलियन का। उन्होंने एनवीडिया के शेयर्स बेच दिए थे कुछ साल पहले 2019 में $3.6 बिलियन में, जो उनके पास शेयर थे वो उन्होंने बेच दिए $3.6 बिलियन में। आज उनके उन शेयर्स की वैल्यू $195 बिलियन है। अच्छा, वो पैसे उन्होंने कहां डाले आपको पता है? ओयो में और वीवर्क में, और हम जानते हैं दोनों का क्या, दोनों का बुरा हाल है, ठीक है। तो अगर वो एनवीडिया के साथ टिके रहते, इन्वेस्टेड रहते, तो वो जो बुल रन 2019 से उनका पैसा मतलब 60 टाइम्स हो जाता 2019 से लेकर 2024 के बीच में। पर पेशेंस नहीं रखा, गलत डिसीजन ले बैठे। तो हम नहीं गलती करते, गलती सारे लेवल्स पे हो रही है, हम भगवान नहीं है, सबने गलतियां करी हैं जिंदगी में। तो मुझे क्लियर है ये बात, बहुत क्लियर है अपने पर्सनल लाइफ में, और मेरी जर्नी ऐसे ही मैंने प्लान करी है, विच इज कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 15 to 20% रिटर्न्स, बट एक्सपेक्टेड फॉर अ 25 ईयर होराइजन, 25 साल के होराइजन तक अपन इसको चला के चलेंगे, ये मेरा मानना है। बट एक अभी जो नंबर्स की बात आप कर रहे थे, इसमें कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, या फिर यूं बात कर लूं कि म्यूचुअल फंड में जो SIP होती है, लेमैन जो महीने के 20-30 हज़ार रुपए अर्न कर रहा है, क्या लगता है आपको कि वो क्या ये अमाउंट्स, करोड़पति बनने वाला जो नंबर होता है कि मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो अचीव कर सकता है इस महीने के 30-40 हज़ार रुपये उसकी मंथली सैलरी है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। एग्जांपल ये है कि HDFC फ्लेक्सी कैप करके फंड आया था 1995 में, 1995, ठीक है। तब SIP का उतना प्रचलन नहीं था, इतना ईजी नहीं था SIP करना, बट आज तो ईजी था, मतलब एक 5 साल से 6 साल से बहुत ही, रादर 2014 से जब से मैं कर रहा हूँ तब से डायरेक्ट फंड्स आ चुके हैं, तो तब से ईजी हो चुका है, और 2017-18 के बाद तो रेवोल्यूशन हो गया। तो वो फंड पे अगर आपने 29 साल, ठीक है, 10,000 रुपए महीने डाले होते, ठीक है, तो आपने टोटल पैसा डाला होता 34,80,000 रुपए 29 साल में। एनी गेसेस उसकी आज क्या वैल्यू आती? ऑलमोस्ट रेट ऑफ रिटर्न 19% अप्रॉक्स। हाँ, तो भी आपके हिसाब से कंपाउंड करके वो कितना हो जाता? मैथ्स में थोड़ा वीक था सर मैं चलो 10 गुना हो जाता, 3.5 करोड़ हो जाता, 5 करोड़ हो जाता, बट कंपाउंडिंग लग गई, 29 ईयर्स की लग गई। आज उसका आंसर है 16.5 करोड़, यानी आपके 34,80,000 रुपए 16.5 करोड़ रुपए बन गए, ठीक है। अब ये 16.5 करोड़ रुपए में से अगर आप हर महीने 20 लाख रुपए भी निकालोगे ना, ये जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, 10,000 रुपए महीना डालते गए, 29 साल डाला, ज्यादा नहीं, ज्यादा देर। गेम इज अबाउट टाइम, नॉट अबाउट टाइमिंग, ठीक है। तो ज्यादा देर जब आप पैसा डालते हो मार्केट में, ज्यादा समय तक पिच पे बने रहते हो, भाई रन ज्यादा कौन बनाएगा? जो ज्यादा देर पिच पे रहेगा, ठीक है। पहले ओवर में अगर पहला ही बंदा मारने लग जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, पर अगर वो एक आधा ओवर खेलेगा, 2 ओवर खेलेगा, फिर जब वो डिफिकल्ट बॉलर आएगा तो वो उसको डिफेंड करेगा, फिर एक हल्का बॉलर आएगा तो छक्का मारेगा। पर आप पिच पे बने रहोगे तभी होगा ना। अमरीश जी, मैं तो इतने लोगों को देखा है जिनका कैपिटल वाइप आउट होता है, फिर वो मार्केट को बाय बाय बोल के चले जाते हैं। अब आपने तो अपॉर्चुनिटी खो दी ना आगे पैसा कमाने की, बिकॉज मार्केट इज द ओनली प्लेस विच कैन बीट FD। आप मुझे बताओ, और कोई जगह है ही नहीं FD बीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ मार्केट्स है जो FD को बीट कर सकती हैं। सो ये मैथमेटिक्स जो है ये फेवरेबल सिर्फ एक ही कंडीशन में है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। तो जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया कि 10,000 रुपए भी अगर आप डालते हो महीने के, तो आप आराम से इतना पैसा बना सकते हो। अब आपका एक और उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति जिसकी 20-25 हज़ार की तनख्वाह है,
एक आम व्यक्ति आज उतनी तनख्वाह ले लेता है अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हो तो, और वो तय करता है मैं सिर्फ 30% उसमें से 7,000-8,000 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा, हर साल मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा, तो वो 20 साल की अवधि में 3 से 4 करोड़ रुपए के कॉर्पस पे पहुंच सकता। अगर आप 20 साल के हो और आप 40 साल की उम्र में 3 से 4 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच गए, 3 से 4 करोड़ इंडिया में कभी भी कम नहीं रहेगा, एक अच्छा नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो वो 3-4 करोड़ में से फिर आप उस दिन कह सकते हो हाँ यार अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ या मैं अब और काम नहीं करना चाहता एंड आई कैन विदड्रॉ फ्रॉम दिस। मैंने क्या किया, मैंने भी सेम काम किया था, सेम तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया था, तो आज मैं ये कह सकता हूँ मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत साल से मैं उस पर आना चाहूंगा थोड़ा सा आपके ऊपर, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी है। तो एक फाइनेंशियली फ्री जब आपने ये अपने आप को कहा कि मैं हो चुका था काफ़ी टाइम पहले, आपने क्या सेट ऑफ रूल अपने लिए डिसाइड किया, वो क्या नंबर्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक बार। डन। सो नंबर्स ऐसे थे कि फाइनेंशियली एक आदमी रिच और वेल्दी दो चीज़ें होती हैं, या तो आप रिच होते हो वेल्दी होते हो। ठीक है, रिच तो हो गए जो बड़े घराने हैं हमारे, अनाप शनाप खर्चा कर सकते हैं, 1000 करोड़ की प्री वेडिंग पार्टीज कर सकते हैं, वो रिच हैं बोले। हाँ इशारा समझ रहा हूँ जी। बट वेल्दी कौन है? वेल्दी 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी हो सकता है। वेल्दी की इक्वेशन बहुत सिंपल है कि पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, उस दिन आप वेल्दी हो जाते हो। ठीक है, इसमें दो फैक्टर आ गए, एक हो गई पैसिव इनकम और एक हो गए खर्चे। तो अगर आप अपने खर्चों को नियमित रखना जानते हो और आप अगर उतनी पैसिव इनकम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो जिससे वो आपके कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो आप वेल्दी हो जाते हो। ठीक है, तो मेरा भी फंडा बहुत सिंपल था, मुझे पता था मुझे महीने में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसमें मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, घूमना फिरना आ जाएगा, खाना पीना आ जाएगा, एक अच्छी जगह रह सकता हूँ, एक अच्छा सोसाइटल स्टेटस अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ 2 लाख रुपए महीने में। तो यानी मुझे पैसिव इनकम 2 लाख रुपए की चाहिए, तो मैं तो फ्री हो गया। उसके बाद मैंने वो अचीव कर ली। जिस दिन वो अचीव कर ली मैंने अपना बोल दिया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो आपका जो बेसलाइन कॉस्ट है अगर वो आपकी प्योर पैसिव इनकम से मीट करता है तो आप फ्री हो चुके हो। फिर आप जब अपने लिए काम करोगे, जब आप अपने लिए कुछ बिल्ड करोगे, तब आप डेफिनेटली उससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप आज आप अगर ग्राउंड पे उतर जाते हो और बोलते हो कि भाई अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं फ्री माइंड से कोई पर्पस को सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक पर्पस सॉल्व करना है कि मेरे को लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की जर्नी पे लेके जाना है, उनके लिए ईजी करना है, उनके माइंड के मिथ्स को ब्रेक करना है। ठीक है, तो आज मैं वो जर्नी बहुत ईजिली जी सकता हूँ, बहुत आराम से मैं ये सारी बातें उनके साथ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद सक्षम हूँ। यार एरोप्लेन में भी बोलते हैं ना पहले खुद का पहनो फिर बच्चे को पहनाओ। चाहे आपका बेटा भी साथ में बैठा हो, पहले बोलते हैं यार पहले खुद को सिक्योर कर लो, क्योंकि अगर आप ही सिक्योर नहीं हो तो आप बच्चे को कैसे सिक्योर करोगे। तो पहली चीज है कि आपकी पैसिव इनकम आपकी कॉस्ट्स को रिकवर कर पाए। दूसरी चीज है फ्रॉम अ कॉर्पस पर्सपेक्टिव, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए आपके जितना सालाना खर्चा है, आजकल उसको पैकेजिंग करके फायर वायर बोल दिया गया, 25 गुना अगर आप रखते हो तो यू आर वेरी सेफ। तो अगर आपने समझो आपका महीने का साल का खर्चा मेरा 24 लाख रुपए है या 20-25 लाख रुपए के रेंज में, तो अगर मेरे पास 6-6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो आई एम सेफ फॉर लाइफ। तो वो मैंने जब अचीव किया तो मैंने बोला ठीक है इट्स टाइम टू हैंग माय बूट्स। तो मैं दोनों पैरामीटर्स पे जब सक्सेसफुल हो गया तो मैंने मान लिया कि मैं तो फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ। सो देयर इज नो पॉइंट टू सर्व एनीवन एल्स, आई विल सर्व द पीपल एट लार्ज। तो आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? लाइक आपके टोटल वेल्थ में कितना परसेंट कैश, लाइक लिक्विड, कितना स्टॉक्स? तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करता। थोड़ा बहुत जो किया हुआ है वो मेरे फादर की वजह से है, क्योंकि वो एक बहुत एक्टिव ट्रेडर है और मैंने नोटिस किया वो एक्टिव ट्रेडर है, पैसा नहीं बनाते बस। तो मेरी ये थीसिस बन चुकी है कि जो एक्टिवली काम करेगा वो पैसा नहीं बना सकता। रॉथस्टाइल्ड भी कहते हैं ना, द वन हु इज बिजी ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। तो अगर आप बिजी रहेंगे हमेशा तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें अधिकांश पोर्शन म्यूचुअल फंड्स का है। ठीक है, हाँ अगर मैं इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 95% म्यूचुअल फंड्स है, 90% के आसपास 90-95% MF है और बचा हुआ 5-10% डायरेक्ट स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड्स में एक नंबर अगर आप बता पाए कितना? अपवर्ड्स ऑफ 6 करोड़। ओके, जो मैंने इकट्ठा किया ओवर लास्ट 10 ऑड ईयर्स। ओके, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे आधे से कम है। तो जो इन्वेस्ट किया था उससे 2 टाइम ज्यादा वो कॉर्पस हो चुका है आज। और मैंने भी क्रैश देखा है, 2020 में वो कॉर्पस नेगेटिव हो चुका था। 2020 में जितना तब तक मैंने डाला था उससे नीचे आ गया था। तो वो भी लाइफ देखी हुई है मैंने, पर उस टाइम मैंने अपना बंद नहीं किया SIP, मैंने SIP डबल कर दी। मतलब टाइम आ गया SIP डबल करने का, क्योंकि वॉरेन बुफे की एक बात याद आ गई कि भाई जब लोग ग्रीडी हो तब आप फियरफुल हो जाओ और जब वो लोग फियरफुल हो तो आप ग्रीडी हो जाओ। तब एक कहावत बहुत चली थी
कि विमेन इन द हाउस आर फायर बाइंग एंड मेन इन द हाउस आर फायर सेलिंग, क्योंकि महिलाएं बाहर जा जाके सामान इकट्ठा कर रही थी क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, और जो हस्बैंड्स थे वो स्टॉक मार्केट देख देख के परेशान होकर अपनी सामान बेच रहे थे कि भैया चल स्टॉक खत्म करते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो रिटर्न्स मिले हैं वो तो सबने देखे ही हैं किस तरह के रिटर्न। तो आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए, प्रॉपर्टी से मेरी कुछ शिकायतें हैं। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी कैश हैवी एसेट, मतलब आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। दूसरा है कि इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस आर अबसर्ड, ठीक है। अबसर्ड का मतलब ये है कि भाई आपकी वो बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी मीट नहीं करते। बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मैं होम लोन 9% पे लेता हूँ तो उसका रेंट जो मुझे बचा के दे रहा है वो भी उतना 9% नहीं है। तो अगर मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात तो उसका मेरे को, जो अभी आपका घर है जिसमें आप रेंट, हाँ, वो 4 करोड़ का घर है। ओके, अगर वो रेंटेड है? वो मेरा रेंटेड घर है, मैं कभी खरीदता ही नहीं हूँ। तो 4 करोड़ का रेंटेड घर अगर मेरा है तो मुझे उस पर 70,000 का किराया देना है, विच इज 8,40,000 रुपीज फॉर अ ईयर। अगर वही 4 करोड़ में बोरो करके लेता घर तो मुझे 36 लाख रुपए देना पड़ता। तो 36 माइनस 8 लाख 9 लाख जो है वो मेरी सेविंग हो गई, 27 लाख रुपए की सेविंग हो गई। अब या तो ये घर 27 लाख बढ़ता रहे हर साल, ठीक है, मैं कहता हूँ बढ़ भी जाए, तो मैं कौन सा बेच रहा था उसको, ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेलिंग इट एवरी डे ना, शेयर्स की तरह नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरी कुछ विपदा आपदा आ गई, तो अब 4 करोड़ का घर है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बाथरूम बेच दूंगा तो मेरे को 10 लाख आ जाएंगे, या मैं एक बेडरूम बेच दूंगा तो मेरे को 2 करोड़ आ जाएंगे। वो तो बिकेगा नहीं, बिकेगा तो पूरा बिकेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को फंड्स रेज करने के लिए मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लूंगा, मैं डेट में आ गया, मतलब असेट होते हुए मैं उधार पे आ गया। मेरे को मतलब लिक्विडिटी, कंफर्ट बहुत चाहिए। और तीसरी चीज जो है ना कि एक घर आपको बांध देता है। अगर आज मैं दिल्ली में, मैं चाहता हूँ यार प्रदूषण बहुत हो गया, पानी खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैं तो जाके कहीं पहाड़ियों में रह लूँ, तो अगर यहाँ मेरा घर होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, फिर उसको किराए पे चढ़ाओ, कुछ करो, टेनेंट क्या करेगा, पैसा देगा कि नहीं देगा, आपको पता है, हंड्रेड्स ऑफ हैसल्स। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, यानी कि आप आज घर बेचोगे, अगर आप यहाँ बेचोगे जहाँ आप रहते हो, कालका जी में रहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो कालका जी में घर बेचोगे तो आप दूसरा घर लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सस्ता मिलेगा आपको, वो भी महंगा मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मेरे को लगता है कि एक घर लेना इंडिया में अभी तो, एंड खासकर इफ यू आर नॉट श्योर कि आप यहाँ रहने ही वाले हो हमेशा, आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल डिसीजन। ग्रेट सर। नहीं, अब तक की कॉन्वर्सेशन में मुझे सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि कुछ बातों से लोग इत्तेफाक रखते होंगे, हाँ, कुछ से नहीं रखते, क्योंकि रीजन इज वाई घर एक इमोशनल चीज भी कई लोगों के लिए होती है, क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं कि यार उन्होंने लैंडलॉर्ड की बहुत परेशानियां झेली होती है कई बार, क्योंकि एक स्मॉल जिनके घर के किराए बहुत कम होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंज, झगड़े भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बट ये रियलिटी फैक्ट्स जो आपने बताया, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है, तो बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो रेंटेड पे रह रहे। और आप, मैं बहुत सारा पैसे में सबसे बड़ी डेफिनेशन निखिल कामत, आप निखिल कामत का पॉडकास्ट हूँ, हमेशा कहता मैं तो भाड़े पे रहता हूँ, चाहे वो 9 लाख रुपए महीना भाड़ा दे रहा है, बट ही इज देन स्टेइंग इन अ हाउस व्हिच इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस। ठीक है, अभी किसी ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस किया था कि जब शाहरुख खान ने मन्नत खरीदा, ठीक है, तो जितना पैसा 13 करोड़ के आसपास उन्होंने मन्नत खरीदा था बहुत साल पहले, वो आज 200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, जिसपे उन्होंने लागत लगाई और फर्दर लागत लगाई। ठीक है, उसमें ब्रेकडाउन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, कभी लाइट टूटी होगी, कभी इंटीरियर कराया होगा, वो सब अलग है। सिर्फ परचेज 13 करोड़ का था और वो 200 करोड़ की हो गई आज सेट। यही 13 करोड़ अगर उन्होंने निफ्टी 20 में लगाए होते या निफ्टी के ETF में लगाए होते तो वो आज 350 करोड़ होते। ठीक है, बाकी और किसी शेयर में लगाए होते तो हम अभी उस पर कंसिडर ही नहीं कर रहे, एक वो फुलिश इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो भी आज वो 450 करोड़ रुपए का होता। तो यानी वो मन्नत 2 बार खरीद सकते थे आज। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ने एक बार ये बात बोली थी, बोले थे उन्होंने एक 100 करोड़ का घर लिया था और क्रिसिल करके कंपनी है, उसके शेयर्स बेच के खरीदा था, उनके पास क्रिसिल के शेयर्स थे, उन्होंने बेचे और 100 करोड़ का घर ले लिया। बाद में कुछ सालों बाद देखा उन्होंने कि 100 करोड़ का घर तो 200 करोड़ हो गया, पर वो क्रिसिल के 100 करोड़ के शेयर्स जो उन्होंने बेचे थे वो 3400 करोड़ के हो गए। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने। पर ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा सा, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो फिर आप ये सब चीजें नहीं सोचते हो, आप बोलते ठीक है यार मेरे सोसाइटी के स्टेचर के हिसाब से मेरे पास घर होना चाहिए। शाहरुख खान भाड़े के घर पे रहेगा या राकेश झुनझुनवाला भाड़े के घर पे रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स ओके, बट हमारे जैसे लोगों के लिए जो वो स्टेचर अभी नहीं है जिनका, वो रह सकते हैं किराए पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जिनके पास पैसा ही कम है, ऑब्वियस सी बात है उनको भी स्टॉक मार्केट करना है। अब जिनके पास 20,000 30,000 रुपए उनको स्टॉक मार्केट में आना है, तो उनके लिए एक बहुत फैंटेसी चीज होती है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग। उनको दिखता है कि यार एक प्रीमियम जो 10 रुपए का था वो 300 का चला गया, तो ये नंबर्स उनको चमकते हैं कि यार पैसा 10 गुना हो सकता है अगर मैं 10,000 रुपए का भी एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। तो
आपकी जो बातें हैं उसमें अगर मैं देखूं इन अ लॉन्ग टर्म तो 20%, 22% मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन लोगों को लगता है कि यार ये तो मैं एक महीने में बना सकता हूँ। सो क्या आप सोचते हैं आप इसके ऊपर? चलो ठीक है, इस पे ना 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मेरे को भी बहुत टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं, सबको आते हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है जिनके भी डीमैट अकाउंट्स हैं। तो एक व्यक्ति आके बोलता है कि भाई साहब मैं आपको 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको दिन का 5,000 कमा के देता हूँ। आपके पास भी आते होंगे जी, अमरीश जी, ऐसे बहुत मैसेजेस आते होंगे। तो इसके मैथ करते हैं पहले। क्या हमारे यहाँ ना सारे इमोशनल बायर्स हैं, ठीक है, राइट क्वेश्चनिंग नहीं करते। अब 50,000 पे अगर आप 5,000 रुपये कमा लो, यानी दिन का 10% हो गया, ठीक है ना? राइट। अब अगर आपका पैसा अमरीश जी 10% के हिसाब से कंपाउंड कर जाए, चलो मैं 50,000 डाला था, 5,000 पहले दिन कमाई हो गई, 5,000 जोड़ दिया तो 55,000 हो गया ना मेरा नया कैपिटल। अब 55,000 पे 10% मिलेगा, 5,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब साल में 250 ट्रेडिंग डेज है फॉर एग्जाम्पल, 20 ट्रेडिंग डे पर मंथ होते हैं, 12 से कर दो 200-250 के आसपास हो गए। तो आप मुझे बताओ 1 साल बाद ये कैपिटल कितना हो जाएगा? मैं कहता हूँ 1 रुपया आपने डाला, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख नहीं, 1 रुपया अगर आप ऐसे डाल दो जिसमें 10% पर डे के हिसाब से कंपाउंडिंग हो रही है, तो 1 साल बाद उसका क्या होगा 250 दिन के बाद? एनी गेसेस? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। द आंसर इज 2,230 करोड़। तो भाई साहब जो आदमी मेरे को ये स्कीम बेच रहा है, अगर वही अपनी स्कीम ठीक से लगा ले तो वो तो सुपर अरबपति बन जाएगा। अमरीश जी, रिलायंस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट। वो भी कैपिटल पे काम, सबका कैपिटल वही काम है ना, कैपिटल को रिटर्न्स ला रहे हैं। तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है साल का, ठीक है। एशियन पेंट्स का 18-19% है। कोई बैंक पकड़ते तो उसका तो 7 से 10% ही होता है मुश्किल से, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस जो बड़े अच्छे बिजनेसेस हैं देख लो, वो सारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अपने पैसे पे कितना ब्याज निकाल पा रहे हैं, अपने पैसे पे क्या रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं, वो रेंज जो है वो 10% से लेकर 25% के बीच में। कुछ हाइपर ग्रोथ कंपनीज में वो ज्यादा होती है, जो छोटी कंपनीज होती है, पर एक अच्छी बड़ी कंपनी में यही रेंज में होती है, 10 से 25% में होती है, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना कि मेरा 10 रुपया 300 रुपया हो जाएगा एक कैंडल देख के, ठीक है। हम लोग है ना यहाँ पे राइट, जब मार्केट चल रही होती है ना, तो कोई ऐसा लेंस नहीं है जो आपको राइट का दिखा सके, नेक्स्ट कैंडल कोई नहीं बता सकता, ठीक है। राइट का नहीं दिखा सकता, लेफ्ट का दिखा सकता, आप उर्दू ही पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यही देख सकते हो कि पीछे क्या हुआ, राइट। उर्दू पढ़ लोगे, पर आप सीधी नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते इसमें। तो ये सारा, सॉरी एक हार्श वर्ड यूज करूंगा, आई होप आपको चले, ये सारी चीजें ना मेंटल मैस्टरबेशन है, ठीक है। या आप सिर्फ ऑर्गेजम कर रहे हो पर मेंटली ऑर्गेजम कर रहे हो कि मेरे 10 जो है वो 300 हो गए। जैसे एक बंदा ऑर्गेजम मेंटली करता है ना, एक विजुअलाइजेशन करके, तो वही हो रहा है यहाँ पे। उसको वो मनी फैंटेसी दिख रही है कि मैं 10 रुपए लगाऊंगा और मुझे 300 रुपए बन जाएंगे क्योंकि मैंने एक कैंडल देख ली है। तो तू कितनी बार वो कैंडल पकड़ पाएगा, और उस एक कैंडल को पकड़ने के चक्कर में जो 500 कैंडल्स नहीं पकड़ पाएगा उसमें क्या करेगा। और मैं आपको ये लिख के देता हूं, जिस दिन उसने वो कैंडल पकड़ ली वो 10 का 15 होते ही बाहर हो जाएगा, वो 300 तक रुकेगा भी नहीं। ये इमोशंस को पेपर ट्रेडिंग करना वर्सेस इमोशंस को रियल मार्केट में लाना, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। पेपर ट्रेडिंग पे ना आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, पर जब आप रियल मार्केट में घुसते हो ना तब टेस्ट आता है आपका, क्योंकि इमोशंस वहां पे, अब इमोशंस आ गए ना, पैसा लग गया, 10,000 रुपए लग गए, यही 10,000 थे। आज मैंने एक लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाली और मैंने ये पढ़ा था कहीं एक आर्टिकल, एक 3rd ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा, उसने 20 लाख रुपए पहले साल मार्केट में, कोई 20 लाख रुपए ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस किया। उसके बाद कसम खाली मैं नहीं करूंगा, फिर से खुरक मच गई हाथ में, ठीक है। फिर पहुंच गया अगले साल, अब वो 26 लाख रुपए का लॉस कर गया, 46 लाख रुपीस का लॉस 2 साल में कर गया। अब अमरीश जी आप भी जानते हो इंजीनियरिंग के बाद 5 लाख से ऊपर की नौकरी, 5 लाख भी बहुत कम लोगों को मिलती है, पर मैं अज्यूम करता हूं एक औसतन 10 साल में अगर वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है, साल का कमाता है, यानी 40,000 रुपए महीना कमाता है, तो इट विल टेक हिम 9 to 10 years टू ब्रेक इवन ऑन हिज लॉस। तो यानी एक फाइनेंशियल मिस्टेक आपको 10 साल पीछे धकेल सकती है, तो क्यों करनी है यार। एक फाइनेंशियल मिस्टेक कैन पुश यू बैक 10 years। अब उसको रिकवर करने में उसके ऊपर जो स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा होगा, अच्छा पैसा खुद का होगा नहीं, दोस्तों का होगा, मम्मी पापा का होगा, इन सब का होगा, कितना बड़ा ट्रॉमा है यार। और व्हाट फॉर व्हाट, फन के लिए। अच्छा फिर लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं कि यार बैंक निफ्टी तू तो बेवफा निकली, अब मैं देख क्या करता हूं। अब वो बेवफा नहीं निकली, वो मार्केट है भाई, वो बाजार है, और बाजार से बहस नहीं करते हैं। अगर बाजार आपके विरुद्ध जा चुका है तो जस्ट से सॉरी एंड गेट आउट। स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, हम कौन से भगवान है भाई, हिट किए बाहर आ गए। तो आपको ये सारी जो ये एफएनओ में आज गंद मचा पड़ा है, मैं सॉरी वर्ड यूज करूंगा, स्किमिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, बहुत कुछ हो रहा है,
नोबडी इज मेकिंग मनी, सिर्फ अपना फर्स्ट हाफ ऑफ द वो दिखा देते हैं पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिखाते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2 टाइम ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, फिर कोई बंदा होगा जिसने शायद पिछले 6 महीने में प्रॉफिट बना लिया होगा, वो फिर आके अपना प्रॉफिट दिखा देता है कि मैंने 6 महीने में प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। बट इसका ऑल्टरनेटिव तो है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन इसमें कैपिटल चाहिए। देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये ना कसिनो चल रहा है, ठीक है। इस कसिनो का मेन ओनर कौन है? सेबी है, सबसे ऊपर सेबी बैठा हुआ है जो कसिनो के रूल्स लिखता है। फिर उसने कसिनो का एक सिंगल लाइसेंस दिया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कसिनो में है, क्योंकि एसटीटी बनेगा, जीएसटी बनेगा, ये सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनेंगी, ठीक है। एक तरफ सरकार एक मुक्ता पहनती है कि भाई हमारे को ये सब कम करना है, एक तरफ बोलती है जीएसटी बढ़ाओ, एसटीटी बढ़ाओ, इसको 30% टैक्स में डाल दो, ठीक है। तो उनको मजे भी पूरे लेने, चलो यहाँ से कमाई भी कर लेते। तो उन्होंने एक सिंगल लाइसेंस दिया है एनएससी को। एनएससी ने बोला यार ज्यादा लोगों को कैप्चर करना है, तो लाइसेंस दे दिया ब्रोकर्स को, जीरोधा को, धन को, कोई भी मोतीलाल ओसवाल को, ये सबको। तो अब ये लोग ने छोटे छोटे कसिनो बना लिए, बड़े कसिनो का छोटा छोटा कसिनो बना लिया। अब इनके बाद जो गेम में आ रहा है ना, वो है ऑप्शन सेलर, और लास्ट में आ रहा है वो हमारा भाई जिसको 3,000 4,000 5,000 रुपए जिसके पास है, और वो बोलता है बैंक निफ्टी में 15 का लॉट है और 100 या 200 रुपए का कॉल या पुट चल रहा है और मैं 3-4 हज़ार रुपए डाल के कर लेता हूं। तो ये पैकिंग ऑर्डर है। तो अब हम ना सेबी बन सकते हैं, ना हम एनएससी बन सकते हैं, ना मैं ब्रोकर बन सकता हूं। तो मैं सोचता हूं यार इसी कसिनो में अगर मस्ती करनी है तो मैं ऑप्शन सेलर बन जाता हूं, तो मैं भी थोड़ा बहुत इसमें बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, ठीक है। बट मैं ऑप्शन बायर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं लॉटरी की टिकट नहीं खरीदता, और ऑप्शन बाइंग इज लॉटरी की टिकट खरीदना। तो लास्ट 1 सालों में आपने ऑप्शन सेलिंग से कितना पैसा बनाया? लास्ट 1 ईयर में मैंने अप्रोक्सीमेटली, अगर हम जून में बैठे तो मैं जून 2023 से मई 2024 पकड़ लूं, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वुड हैव मेड 13 राउंड अबाउट 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपए मैंने बनाया होगा विद एन एवरेज कैपिटल ऑफ 65-70 लाख रुपीस। तो वो 35-40% का रिटर्न, जिसमें ब्रोकरेज आपने सब माइनस हो गई। मैंने तो, मेरी ब्रोकरेज तो लेस देन 2% होती है। देखिए क्योंकि एक तो मेरा ट्रेडिंग कॉर्पस बहुत बड़ा है, तो आई ट्रेड विद ऑलमोस्ट 70, मैंने जैसे बताया, अब तो मैंने और बढ़ा कर दिया उसको, 1.2-1.1 CR के आसपास हो गया। मैं ज्यादा लॉट्स लेता हूँ, तो ट्रेडिंग में 20 रुपए पर लॉट नहीं होता, पर ट्रेड होता है। तो अगर मैं 40 लॉट ले रहा हूँ तो मेरे को तो 50 पैसे पर लॉट हो गया ना मेरे लिए। तो मैं 40-40 लॉट, 30-30 लॉट, 20-20 लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जहाँ मैं गलत हो जाता हूँ मैं बाहर चला जाता हूँ। अब मुझे पता है इस साल अगर मैंने 45% बना लिया, हो सकता है अगले साल मैं 15 या 20 बनाऊँ, हो सकता है अगले साल थोड़ा 10% माइनस भी हो जाए। तो मैं तो वो गेम खेल रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग की गेम खेल रहा हूँ। तो मेरे को ये सब 5-10% ऊपर नीचे जाने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये वो कैपिटल नहीं है जो मेरा घर चलाता है, मेरे लिए ये मेरा रिस्क कैपिटल, एक्चुअल रिस्क कैपिटल है, क्योंकि ये मेरे पूरे कैपिटल का 10% है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये 10% के साथ मैं थोड़ा बहुत मस्ती कर सकता हूं। पर उसमें भी मैंने ये नहीं चूज किया कि मैं ऑप्शन लॉटरी की टिकट खरीदूं, उसमें भी मैंने सीखा, स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रेटेजी बनाई, और मैंने कहा ज्यादा लालच नहीं करेंगे, साल का 25-30% का रेंज में रखेंगे कि इतनी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और वो स्ट्रेटेजी की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे करने वाले हैं सर के साथ। कोशिश करूंगा लोग माने उस बात को। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट किसी को समझा पाना फर्स्ट टाइम में, हाँ, कि आप महीने के 2-3% बना पाओगे, yes, उसको लगता है बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा। भाई लाख रुपए तो 3,000 बनेगा, इसके लिए तो कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं। हाँ, ये तो मैं ऐसे बना ऐसे बना लूं। अभी पीछे क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे साथ बात की, तो ही इज मेकिंग लॉसेस फॉर लास्ट 4 years, 4 साल से उसको लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई तू इतना उछल मत, तू एक काम कर, ये वाली स्ट्रेटेजी सीख ले, महीने का 2-3% तो बना लेगा, एक रीजनेबली कंफर्ट। कैसी बातें कर रहे हो सर, 2-3% कोई रिटर्न होता है? मतलब सर तू 4 साल से लॉस कर रहा है और तू मुझे बोल रहा है कि 2-3% कोई रिटर्न होता है क्या? तो इसको कॉन्फिडेंस रहता है, ये तो मैं यूं कर लेता। हाँ, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता सर, अगर मेरे को ही करना होता तो मैं कर ही लेता, तो कर लेता भाई, तूने क्यों नहीं किया? तो प्रॉब्लम ये मैं लोगों को कहता हूं कि लोगों को 3% पर मंथ नहीं बनाना, लोगों को साल का 15% बनाना है। यानी कि आपको चाहिए कि एक दिन 10% ऊपर भी दिखाऊं, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भाई देख मैंने आज 10% निकाला है, और अगले दिन 3 दिन 5-5% का सर्किट लग रहा है, वो लग रहा है, सॉरी स्टॉप लॉस लग रहा है नीचे। तो पीपल आर प्लेइंग एन अनविनेबल गेम, और ये सेबी ने अपनी रिसर्च में निकाला है कि अगर 100 ट्रेडर है, ठीक है, 100 एक्टिव ट्रेडर है, उसमें से 6 ट्रेडर पैसा बनाते हैं और औसतन 3400 रुपए का उनका रिटर्न है, 3400 का। ये मैं नहीं कर रहा, आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ लेना जाके, मैंने एक वीडियो भी करी थी इस पे अभी रिसेंटली, कि 100 ट्रेडर्स में से 6 लोग पैसा कमा रहे हैं एक्टिव में, और 6 लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो 3400 रुपया कमा रहे हैं। तो ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू यार, आप जीत ही नहीं सकते इन ऑड्स में। द लास्ट क्वेश्चन, अभी
एक और आपसे चाहूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपने सब चीज़ों को बताया। अभी जो जितने भी आपको पता होगा, अभी सेबी का कुछ ऐसा आ रहा था कि भाई अब 30% जो है आपको TDS जो है वो लगेगा, उसके पीछे कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बता पाएंगे क्या होने वाला है? देखिए अभी तो ये गेस वर्क है एंड ऑब्वियसली ऐसे लीक्स आते रहते हैं। क्यों क्या होगा कि अभी 30% बोल के अगर गवर्नमेंट 15% कर देगी तो गवर्नमेंट विल लुक लाइक अ हीरो, कि आपके माइंड में उन्होंने एंकर कर दिया है, कि इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में, कि 30% एंकर कर दिया, सब लोग काइंड ऑफ ओके हैं 30% के साथ धीरे धीरे मेंटली। फिर अचानक से वो बोलेंगे हम 15% कर देंगे, तो ठीक है यार 30 तो नहीं हुआ, एटलीस्ट चलो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट वेरी फेयर कि इतना मैसिव ट्रांसैक्शन। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं ऑलरेडी 30% वाले ब्रैकेट में आता हूँ, तो मेरे को तो 30% देना ही था, ठीक है। बट आई थिंक एक छोटे ट्रेडर के लिए जो कोशिश कर रहा है कि वो अपना करियर बना सके इसमें, उसके लिए ये बात फेयर नहीं है, क्योंकि पूरा कुल मिला के वैसे भी वो मुश्किल से 2% 3% का रिटर्न महीने का बना पाएगा, ठीक है। और छोटे कैपिटल पे बनाएगा, उसमें से भी आप 30-35% 33% ले जाओगे तो मुझे लगता नहीं ठीक है। अगर कुछ करना ही था तो एक, अगर उनको डेटर करना है, डेटर मतलब उनको अलाउ नहीं करना है कि रिटेल प्लेयर्स आए मार्केट में, ज़्यादा छोटे प्लेयर्स आए, तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते थे, ठीक है। या फिर आप एक नेटवर्थ का क्राइटेरिया रख सकते थे कि भाई जिसका नेटवर्थ 5 लाख से कम है या 10 लाख से कम है, हम उसको नहीं ट्रेड करने देंगे, ठीक है। तो ये फिर भी बात समझ आती है आपकी। पर आप बोलो यार हम कॉस्टें बढ़ाते रहेंगे, हम STT बढ़ा देंगे, हम ट्रांजैक्शन ये बढ़ा देंगे, हम TDS बढ़ा देंगे, आई थिंक दैट इज अ बिट अनफेयर, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे लोग। लेट्स सी अब क्या होता है इसमें। जी, आपसे थोड़ा क्विक क्वेश्चंस रखते हैं। आप स्टॉक मार्केट में कितने टाइम से हैं? 18 साल से। ग्रेट। कौन सा सेक्टर आपको बहुत पसंद आता है? मैं सेक्टर बेस्ड काम ही नहीं करता, मैं सिंपल MF करता हूँ। और म्यूचुअल फंड्स में भी कौन सा, लाइक किस लाइक? स्मॉल एंड मिड कैप। ओके, मेरा 70% कैपिटल स्मॉल एंड मिड कैप। फिर भी एक सेक्टर वाइज होगा ना कि अगर मैं स्मॉल कैप में लगा रहा हूँ तो ये स्टॉक्स जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार डिफेंस है या EV है। देखिए अभी रिसेंटली जो मूवमेंट किया है मैंने, वो थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अपना FMCG और इंफ्रा, क्योंकि इंडिया में भी कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आई फील दैट कंजम्पशन इज गोइंग टू गो मैसिवली अप, और जैसे ये मामाअर्थ जैसे ब्रांड्स ने भी साबित कर दिया कि बहुत कम समय में उन्होंने अच्छा रेवेन्यू स्केल तो कर ही दिया, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन रहता है, बट रेवेन्यू स्केलिंग तो उन्होंने कर ही दी है। और मेरे को ये भी दिख रहा है, जैसे मैं अभी जोमेटो का रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उनका जो ब्लिंकिट वाला सेगमेंट है बिजनेस का, उसने 8 सिटीज में 12,000 करोड़ का GOV कर लिया है, एंड इन दैट ऑल्सो दे आर प्रॉफिटेबल। उनका 3.9% का कुछ ग्रॉस मार्जिन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लिंकिट का बिजनेस अकेला वो 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। तो जो ये कंजम्पशन है ना, ये बहुत बढ़ने वाला है इंडिया में, खाना पीना, लोग मंगवाना, ये सब विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और आई होप जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टिंग करनी थी, उनको बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ये FNO में आज गंद मच्चा पड़ा है, मैं सॉरी वर्ड यूज करूंगा, स्किमिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, बहुत कुछ हो रहा है, नोबडी इज मेकिंग मनी।